कहानी की शुरुआत मैडी नाम की एक औरत से होती है जो शहर से दूर एक शांत और अकेले घर में अपने पति के साथ रहती थी। उनकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैडी मां नहीं बन पा रही थी। हर बार जब भी वह उम्मीद से होती है तो पेट में ही उसके बच्चे की मौत हो जाती है। बार बार होते इन हादसों ने मैडी को अंदर से तोड़कर रख दिया, जिससे उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसका पति बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का इंसान था, जिसके कारण घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। लेकिन इस बीच किस्मत से उनके घर में एक नए मेहमान का आगमन होता है। इस नए मेहमान के आने से मैडी बेहद खुश रहने लगती है, लेकिन उसका पति इस सब से पूरी तरह तंग आ चुका था। वो मैडी की खुशियों और उस मेहमान दोनों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पति की यह बेरुखी देख मैडी अंदर ही अंदर घुटने लगती थी। और एक दिन जब उसका पति बेफिक्र होकर टीवी देख रहा होता है तो मैडी गुस्से में आकर बिना कुछ कहे रिमोट उठाकर टीवी बंद कर देती है। लेकिन इतनी सी बात पर उसका पति आपे से बाहर हो जाता है। वो तुरंत उठता है और मैडी का सिर जोर से दीवार पर देह मारता है। झटका इतना जोरदार होता है कि मैडी को तुरंत एहसास होता है कि उसके सिर में गहरी चोट लगी है। वह बुरी तरह घबरा जाती है और दर्द से तड़पती हुई जान बचाने के लिए कमरे के अंदर छिप जाती है। जब वह अपने सिर के पीछे हाथ लगाती है तो खून तेजी से बह रहा होता है। लेकिन उसका पति इस बात से बिल्कुल अनजान था कि गुस्से में की गई उसकी यही एक गलती आगे चलकर खुद उसकी मौत की वजह बनने वाली है। क्योंकि उस रात उसके पति को लिविंग रूम में सोफे पर अकेले ही रात गुजारनी पड़ती है। लेकिन जब वह सोफे पर सो रहा होता है तभी अचानक उसे लगता है जैसे किचन में कोई मौजूद है। इसीलिए जब वह जांच करने जाता है तो वहां उसे मिक्सर अपने आप चलती हुई नजर आती है। ये देखकर वह हैरान रह जाता है और जैसे ही वह स्विच बंद करने के लिए हाथ बढ़ाता है तभी पीछे से फ्रिज का दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है। अब वह पूरी तरह चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। तभी उसे लिविंग रूम से अचानक कुछ तेज और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो बिना देर किए तुरंत वहां पहुंचता है तो देखता है कि सोफे पर काले कपड़ों में लिपटी एक औरत बैठी है जो लगातार टीवी के चैनल बदल रही है। जैसे ही वह स्विच दबाकर कमरे की लाइट ऑन करता है वह औरत पलक झपकते ही गायब हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल वही काला साया ठीक उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। पति की चीख सुनते ही ऊपर कमरे में सोई मैडी अचानक हड़बड़ाकर जाग जाती है। वह घबराकर तुरंत नीचे भागती है, लेकिन नीचे पहुंचते ही सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके पति की गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर पास ही बैठे उसी काले साए पर पड़ती है। उसे देखते ही मैडी डर के मारे कांप उठती है और जान बचाकर सीधा ऊपर की ओर भागने लगती है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगती है वह काला साया उसे जोरदार धक्का देता है, जिससे मैडी दूर जाकर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर जब मैडी को होश आता है तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाती है। वहां मौजूद उसकी बहन रोते हुए उसे बताती है कि उस दर्दनाक हादसे की वजह से उसका अनजन्मा बच्चा नहीं रहा। अब यह सुनते ही मैडी का दिल टूट जाता है और वह बिलक बिलक कर रोने लगती है, क्योंकि एक तरफ अपने मासूम बच्चे को खोने का गम तो दूसरी तरफ पति की खौफनाक मौत का सदमा। तभी वहां एक डिटेक्टिव पहुंचता है और उस रात हुई घटना के बारे में पूछताछ करने लगता है। लेकिन गहरे सदमे में डूबी मैडी उस वक्त कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती, इसलिए डिटेक्टिव वहां से चुपचाप चला जाता है। अब सच का पता लगाने के लिए डिटेक्टिव पति के शव की जांच कर रहे डॉक्टर के पास पहुंचता है, जहां एक चौंकाने वाला खुलासा होता है कि लाश की गर्दन पर उंगलियों का एक भी निशान नहीं मिला है। ये देखकर डिटेक्टिव हैरान रह जाता है, क्योंकि बिना किसी इंसानी छुन या निशान के किसी की गर्दन इस तरह तोड़ना नामुमकिन था। अब ये केस सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ जाता है और पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर में इस हत्या के पीछे कोई इंसान है या कोई अनदेखी ताकत। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी ही एक और खौफनाक हत्या जल्द ही होने वाली है, क्योंकि जब मैडी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटी थी तो उसके साथ फिर से एक अजीब घटना होती है। यानी जब वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी होती है तो उसे बाहर की स्ट्रीट लाइट अचानक टिमटिमाती हुई दिखती है। तभी उसे दूर से काले कपड़ों में लिपटी एक आकृति अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। ये देखते ही मैडी घबरा जाती है और उसका पुराना डर फिर से लौट आता है। इसलिए सबसे पहले वह तुरंत नीचे भागती है और घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। लेकिन जैसे ही वह लिविंग रूम से गुजरती है उसे शीशे में एक अजनबी औरत का चेहरा दिखाई देता है। फिर अगले ही पल वही काला साया तेजी से आगे बढ़ता है और उस औरत के बालों को पकड़कर जोर से जमीन पर पटक देता है। ठीक उस वक्त पूरे कमरे का माहौल रहस्यमय तरीके से बदलने लगता है और मैडी अचानक खुद को उसी अजनबी औरत के घर के अंदर पाती है। मैडी समझ नहीं पाती कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। तभी वह देखती है कि काले कपड़ों वाला वह साया एक भारी ट्रॉफी उठाकर उस औरत पर टूट पड़ता है और पागलों की तरह लगातार उसके सिर पर वार करने लगता है। फिर अगले ही पल मैडी अचानक खुद को वापस अपने घर के अंदर पाती है। जब वह अपने आसपास सब कुछ सामान्य देखती है तो उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका एक डरावना सपना होगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है, क्योंकि जल्द ही
डिटेक्टिव और लैब इंचार्ज उसी घर में पहुंचते हैं जहां वह हत्या हुई थी। जब वे जांच करते हैं तो पाते हैं कि उस आदमी की मौत बिल्कुल मैडी के पति की तरह ही हुई थी। तभी डिटेक्टिव को वहां उस डॉक्टर के पुराने मरीजों की कुछ फाइलें मिलती हैं, जिससे पुलिस को शक होता है कि कातिल शायद उन्हीं में से कोई है। इसलिए इंस्पेक्टर सारी फाइलें उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है और एक एक केस को ध्यान से खंगालना शुरू करता है। उधर रात को जब मैडी सोने जाती है तो उसके साथ फिर से एक अजीब घटना होती है कि उसके बिस्तर पर एक अनजान मोटा आदमी लेटा हुआ था। यह नजारा देखते ही उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है और वह डर के मारे हिल भी नहीं पाती। तभी अचानक वही काला साया फिर से उसके पीछे से निकलता है और धीरे धीरे उस मोटे आदमी के ऊपर चढ़ जाता है। अगले ही पल वह एक बड़ा चाकू निकालकर उस आदमी पर लगातार कई बार कर देता है। उस काले साये के गायब होते ही मैडी चीखती हुई उठ बैठती है। अब लगातार हो रही इन डरावनी घटनाओं से मैडी समझ जाती है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। इसलिए वह अपनी बहन के साथ तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देती है। लेकिन उनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब मैडी को पागल समझकर उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि किसी की हत्या को पहले ही सपने में देख लेने की बात पर भला कौन भरोसा करता। मगर मैडी की बहन को अच्छा नहीं लगता और इंस्पेक्टर से कहती है कि अगर उनकी बात झूठी साबित हुई तो वे उन्हें भले ही पागल खाने भेज दें। बहन का यह कड़ा तेवर देखकर इंस्पेक्टर थोड़ा गंभीर हो जाता है, जिसके बाद वे इंटरनेट की मदद से उस मोटे आदमी का पता ढूंढ निकालते हैं। फिर इंस्पेक्टर मैडी और उसकी बहन के साथ उस जगह जांच के लिए पहुंच जाता है। जब वे उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि सच में वही आदमी अपने घर में मृत पड़ा है जैसा मैडी ने बताया था। अब यह खतरनाक सच्चाई देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो जाता है कि मैडी ने वाकई उस कातिल को देखा है। जिसके बाद पुलिस मैडी के बताए हुलिये के आधार पर हत्यारे का एक स्केच बनवाती है जो किसी भयानक भूतिया इंसान जैसा दिखाई देता है। स्केच देखकर डिटेक्टिव्स को फिर से शक होने लगता है कि शायद मैडी कोई संगीत कहानी बोल रही है, मगर फिर भी मैडी उन्हें कुछ नहीं बोलती और चुपचाप वहां से चली जाती है। हालांकि डिटेक्टिव को मैडी की बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं होता, क्योंकि उसे शक होता है कि हो रही इन हत्याओं के पीछे कहीं खुद मैडी ही तो नहीं है। इसीलिए वह उन फाइलों को फिर से खंगालना शुरू करता है जो वो उस मृत महिला डॉक्टर के घर से लाया था। तभी फाइलों की जांच करते हुए इंस्पेक्टर को एक बेहद अजीब केस मिलता है, जिसमें एमिली नाम की 7 साल की बच्ची का जिक्र होता है। वह बच्ची अक्सर यह दावा करती थी कि उसे अपने आसपास अजीब और खौफनाक साए दिखाई देते हैं। उसे ठीक करने के लिए उस महिला डॉक्टर ने 2 अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर एक खास ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला सच तो यह सामने आता है कि वही एमिली आगे चलकर अपना नाम बदलकर मैडी बन चुकी होती है। ये सनसनीखेज राज खुलते ही इंस्पेक्टर का शक और गहरा हो जाता है। तभी उसकी नजर फाइल में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वे तीनों डॉक्टर एक साथ नजर आ रहे होते हैं। तस्वीर देखते ही इंस्पेक्टर को समझते देर नहीं लगती कि उन 3 में से 2 डॉक्टर पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और अब अगला नंबर उस आखिरी बचे तीसरे डॉक्टर का है। उधर घर पर मैडी को अचानक आईने में उस आखिरी डॉक्टर की झलक दिखाई देती है और अगले ही पल वो रहस्यमय तरीके से उसी डॉक्टर के घर के अंदर पहुंच जाती है। अनहोनी की आशंका से भागा हुआ इंस्पेक्टर भी तुरंत उस डॉक्टर के घर पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह आखिरी डॉक्टर बाथटब में मृत पड़ा होता है। तभी मैडी इंस्पेक्टर को देखकर उसे सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ना तो उसे देख पाता है और ना ही उसकी आवाज सुन पाता है। और तभी अचानक काले कपड़ों वाला वही राक्षस छत से कूदकर इंस्पेक्टर पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर पटक कर तुरंत वहां से भाग निकलता है। इंस्पेक्टर भी बिना हिम्मत हारे उसका पीछा करते हुए एक सुनसान इमारत के अंदर पहुंचता है, जहां वो राक्षस एक बार फिर ऊपर से कूदकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन पूरी तरह प्रशिक्षित इंस्पेक्टर हिम्मत दिखाता है और अपनी बंदूक के दम पर उस राक्षस पर हावी होने लगता है। अब बाजी पलटती देख राक्षस लड़ाई छोड़कर तेजी से ऊपर चढ़कर वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर को पक्का यकीन हो जाता है कि इन तीनों डॉक्टरों की हत्या के पीछे मैडी का ही कोई ना कोई कनेक्शन है। इसी शक के आधार पर वो तुरंत मैडी के घर पहुंचता है और उसे सच उगलवाने की कोशिश करने लगता है। वो मैडी से उस अस्पताल और उन हत्याओं के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन मैडी को अपनी 8 साल की उम्र से पहले की कोई भी बात याद ही नहीं होती। जब ये बात मैडी की बहन से पूछी जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि मैडी उसकी सगी बहन नहीं है। असल में 8 साल की उम्र में ही उसके परिवार ने मैडी को गोद लिया था, जिस वजह से उसे भी मैडी के अतीत के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। ऐसे में मजबूर होकर सच का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर एक साइकोलॉजिस्ट की मदद लेता है ताकि हिप्नोसिस के जरिए मैडी की खोई हुई पुरानी यादें वापस लाई जा सके। अब जैसे ही मैडी हिप्नोसिस की स्थिति में जाती है और अपनी पुरानी यादों की गहराई में उतरती है, उसके सामने बचपन का वह खौफनाक सच साफ होने लगता है। दरअसल बचपन में मैडी के सिर के पिछले हिस्से से एक अधूरा शरीर जुड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल के डॉक्टर गैब्रियल कहते थे। गैब्रियल कोई आम साया नहीं बल्कि मैडी का ही एक पैरासाइटिक ट्विन था, जो मैडी के दिमाग पर कब्जा करके उसे भयानक भ्रम और डरावने नजारे दिखाता था। डॉक्टरों ने सर्जरी करके गैब्रियल के बाहरी शरीर को तो हटा दिया था, लेकिन उसके दिमागी हिस्से को मैडी की खोपड़ी के अंदर ही दबाकर सील कर दिया था, जिसके बाद मैडी की जिंदगी सामान्य हो गई और गैब्रियल का असर खत्म हो गया था। लेकिन उस वक्त जब मैडी के पति ने उसका सिर दीवार पर दे मारा
तो उस जोरदार चोट की वजह से सालों से सोया हुआ गैब्रियल फिर से जाग उठा और अब वह उन सभी डॉक्टरों से बदला लेने के लिए एक एक करके उनका कत्ल कर रहा था जिन्होंने उसे मैडी के दिमाग के अंदर कैद किया था। अब ये सब सुनकर इंस्पेक्टर को उसकी बात बेहद अजीब लगती है। उसे लगता है कि मैडी खुद को बचाने के लिए कोई कहानी गढ़ रही है, लेकिन इससे पहले कि वह मैडी से कुछ और पूछ पाता तभी अचानक छत से चीरती हुई एक औरत सीधे फर्श पर आ गिरती है। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं। तब पुलिस का शक पूरी तरह यकीन में बदल जाता है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद मैडी ही है। दरअसल पुलिस को मैडी के घर की अटारी में सबूत मिलते हैं कि उस औरत को लंबे समय से वहां बंधक बनाकर रखा गया था। इतना ही नहीं, वहीं से कातिल के कपड़े और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद होता है। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चलता है कि बचपन में मैडी का जिस अस्पताल में इलाज चला था उसकी देखरेख वही औरत करती थी। अब ये सारे पुख्ता सबूत मिलने के बाद हत्या का सीधा शक मैडी पर जाता है और पुलिस उसे तुरंत हिरासत में ले लेती है। लेकिन मैडी बेबस होकर बार बार यही चिल्लाती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया है बल्कि यह सब गैब्रियल ने किया है। लेकिन मैडी की बहन को अब भी पूरा भरोसा था कि मैडी निर्दोष है, इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए वो सीधे उसी अस्पताल की ओर निकल पड़ती है जहां मैडी का ऑपरेशन हुआ था। वहां पहुंचकर वह देखती है कि अस्पताल पूरी तरह उजड़ चुका है और आसपास किसी भी इंसान का नामो निशान तक नहीं है। फिर भी वह हिम्मत जुटाकर अंदर जाती है और काफी खोजबीन के बाद मैडी की ऑपरेशन फाइल और वीडियो टेप ढूंढ निकालती है। घर आकर जब वह वीडियो टेप देखती है तब उसके सामने खौफनाक सच सामने आता है कि मैडी के सिर के पीछे जो परजीवी था वह जन्म से ही बेहद ताकतवर था। वह सिर्फ मैडी को डरावनी चीजें ही नहीं दिखाता था बल्कि उसके पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में लेकर अपनी मर्जी से चलाता था, यहाँ तक कि वह किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकता था। इसी वजह से डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उसे मैडी की खोपड़ी के अंदर ही हमेशा के लिए कैद कर दिया था, जिससे उसका असर लगभग खत्म हो गया था। यानी यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि गैब्रियल ने ही मैडी के शरीर को अपना मोहरा बनाकर वे सारी खौफनाक हत्याएं की थी। अब ये खौफनाक सच सामने आते ही मैडी की बहन बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत उस अस्पताल की तरफ भागती है जहां अटारी से मिली उस महिला को भर्ती कराया गया था। उसे पूरा यकीन था कि गैब्रियल के इस कहर को रोकने का रास्ता सिर्फ वही औरत बता सकती है। लेकिन इस बीच जेल के लॉकअप में कुछ कैदी मैडी को अकेली और कमजोर समझकर उसे परेशान करने लगते हैं, जिससे मैडी उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। लेकिन जैसे ही एक कैदी उसके बाल पकड़कर खींचती है, अचानक पूरे जेल की लाइटें झिलमिलाने लगती हैं और माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है। फिर अगले ही पल उस कैदी के हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं और मैडी का शरीर एक अमानवीय तरीके से जोर जोर से कांपने लगता है। फिर अचानक मैडी के सिर के पीछे से एक खौफनाक चेहरा बाहर निकलने लगता है और पलक झपकते ही गैब्रियल उसके शरीर को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। जो कैदी कुछ देर पहले उसे कमजोर समझ रहे थे अब खुद अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। मगर गैब्रियल किसी को छोड़ती नहीं और एक एक करके बड़ी बेरहमी से सभी कैदियों को मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते पूरा जेल खून से भर जाता है। फिर जैसे ही वह आखिरी कैदी को खत्म करने वाली होती है तभी शोर सुनकर गार्ड वहां आते हैं और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन गैब्रियल एक कैदी की लाश को ढाल बनाकर गोलियों से बचता है और पलक झपकते ही झपटकर गार्ड को भी खत्म कर देता है। इस बीच मैडी की बहन तुरंत इंस्पेक्टर को फोन करके गैब्रियल का पूरा सच बता देती है। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर से चीखने चिल्लाने की भयानक आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर अंदर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जेल के सारे कैदी और गार्ड्स जमीन पर मरे पड़े होते हैं और मैडी भी वहां से गायब मिलती है। दरअसल किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि मैडी का शरीर दरवाजा तोड़कर एविडेंस रूम में घुस जाता है। वहां से वो अपने हथियार उठाता है और पुलिस स्टेशन के हॉल में कत्लेआम शुरू कर देता है। गैब्रियल एक एक करके कई पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। अब मैडी के शरीर पर गैब्रियल का पूरा कंट्रोल होता है और वो अजीब तरह से उल्टा दौड़ते हुए बिना रुके हमले करता जाता है। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी खतरनाक होती हैं कि कोई भी पुलिस वाला उसके सामने कुछ सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाता। तभी इंस्पेक्टर हॉल में पहुंचता है और जोर से मैडी का नाम पुकारकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत यह होती है कि मैडी का दिमाग अपनी ही यादों की जेल में फंसा होता है और उसे बाहर गैब्रियल की इस तबाही की कोई भनक तक नहीं होती। मैडी जब अपने दिमाग के अंदर से इंस्पेक्टर को बंदूक लिए देखती है तो उसे लगता है कि असली कातिल वही है। इस डर की वजह से वह अपने शरीर पर वापस कंट्रोल पाने की कोशिश ही छोड़ देती है, जिससे गैब्रियल को मौका मिल जाता है और वो इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है। तब वहां मौजूद दूसरी पुलिस अफसर भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गैब्रियल सबको चकमा देकर स्टेशन से फरार हो जाता है। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर को एहसास होता है कि गैब्रियल का अगला निशाना वही औरत है जो मैडी के घर की अटारी से नीचे गिरी थी। गैब्रियल अब उस औरत को खत्म करने के लिए सीधा अस्पताल पहुंचने वाला होता है। तब मैडी की बहन भी अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन बाहर तैनात पुलिस कर्मियों को सख्त आदेश होते हैं कि किसी को भी अंदर जाने ना दिया जाए। इसी सख्त आदेश की वजह से पुलिस
पुलिसकर्मी मैडी की बहन को भी अंदर नहीं जाने देते। लेकिन तभी अचानक पूरे कॉरिडोर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और बाहर तैनात पुलिस अफसर सीना पकड़कर जमीन पर झुक जाता है। मैडी की बहन को कुछ समझ नहीं आता और वह तुरंत आगे बढ़कर उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अफसर के सीने में गूंजती आवाज के साथ जोरदार वार होता है और वह वहीं दम तोड़ देता है। ये देखकर वह बुरी तरह सहम जाती है और तुरंत कमरे के अंदर भागकर दरवाजा बंद करने लगती है। लेकिन तभी वहां गैब्रियल आ पहुंचता है। वह एक जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आते ही गैब्रियल अपनी ताकत से कमरे की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को चकनाचूर कर देता है, जिससे मैडी की बहन डर के मारे थरथर कांपने लगती है। इसके बाद गैब्रियल चाकू निकालकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि मैडी अपने दिमाग के अंदर से उसे रोकने के लिए लगातार चीखती चिल्लाती रहती है। ठीक उस वक्त इंस्पेक्टर भी वहां आ पहुंचता है और वह बिना एक पल गवाए गोलियां चलाकर गैब्रियल को जख्मी कर देता है। अब जैसे ही इंस्पेक्टर गैब्रियल को पूरी तरह खत्म करने वाला होता है, तभी मैडी की बहन बीच में आकर उसे रोक देती है। लेकिन उसकी यह भूल उस पर बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि अगले ही पल गैब्रियल चाकू से सीधा इंस्पेक्टर की छाती पर जोरदार वार कर देता है, जिससे इंस्पेक्टर तड़पकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब मैडी की बहन उस खौफनाक शैतान के सामने पूरी तरह अकेली और बेबस रह जाती है। तभी वह अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर पड़ी बंदूक उठाती है, लेकिन वह गोली नहीं चला पाती, क्योंकि गैब्रियल पर वार करने का मतलब मैडी की जान लेना है। इसलिए वो जोर जोर से मैडी का नाम पुकारकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन गैब्रियल पूरी ताकत से मैडी के शरीर पर कब्जा जमाए रखता है। तभी वह गुस्से में अस्पताल का एक भारी बेड उठाकर मैडी की बहन पर फेंक देता है, जिससे वह उसके नीचे दब जाती है। मैडी ये सब अपने दिमाग के अंदर से देख रही होती है, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं होता। उसकी बहन भी ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह इस जानलेवा दर्द के बावजूद मैडी को जगाने की आखिरी कोशिश करती है और चिल्लाती है कि मैडी, इसी ने तुम्हारे अनजन्मे बच्चों को मारा था और तुम्हारे सारे मिसकैरेज इसी की वजह से हुए थे। अपनी बहन की यह बात सुनते ही मैडी के दिमाग में सब कुछ साफ हो जाता है और वह पूरी ताकत लगाकर अपने दिमाग और शरीर पर फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी गैब्रियल उसकी बहन पर गोली चला देता है और फिर मुड़कर बिस्तर पर पड़ी उस अजनबी औरत की भी जान ले लेता है। तभी अचानक गैब्रियल को अपने आसपास की दुनिया बदलती हुई महसूस होती है। दरअसल मैडी उस पल जाग चुकी होती है और उसने गैब्रियल को अपने दिमाग के बनाए एक काल्पनिक पिंजरे में कैद कर दिया था। जो हत्याएं गैब्रियल को अभी दिख रही थीं, वह असल में मैडी का रचा हुआ एक दिमागी छलावा था। जब गैब्रियल इस भ्रम से बाहर आता है तो वह देखता है कि मैडी की बहन पूरी तरह सही सलामत और जिंदा खड़ी है। ये देखकर गैब्रियल बौखला जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी मैडी उसके सामने आती है और उसे सच्चाई का एहसास कराती है कि जिस दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके तुमने अब तक मुझको अपने इशारों पर नचा रहा था, अब वही ताकत मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है। अब मैडी अपनी इच्छा शक्ति से गैब्रियल को अपने दिमाग की काल कोठरी में हमेशा के लिए बंद कर देती है। जैसे ही वह ऐसा करती है, मैडी के सिर का पिछला हिस्सा अपने आप सील होने लगता है और गैब्रियल का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है, जिसकी वजह से मैडी पूरी तरह सामान्य होकर अपने शरीर पर वापस नियंत्रण पा लेती है। और इसी के साथ यह भयानक कहानी यहीं पर खत्म होती है।